हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जी, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ब्रांच कॉलमर अकाउंट कैसे तैयार करेंगे। अब ब्रांच कॉलमर अकाउंट अगर कोई क्वेश्चन पूछना बताइए, कोई प्रॉब्लम है उसमें तो। अ, अगर कोई क्वेश्चन है कल वाले में तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। ब्रांच अकाउंट में ही बीजक मूल्य पर अगर माल भेजा जाता है, इफ द गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांच ऑन इनवॉइस प्राइस, तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि बीजक मूल्य या इनवॉइस प्राइस क्या होता है। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो इन्वेस्ट। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये, पिछले क्वेश्चन में हम देखा था कि वहाँ पर केवल और केवल कॉस्ट प्राइस पर ही वस्तुएं भेजी जाती थी हेड ब्रांच को। अब यहाँ पर ब्रांच को जो वस्तुएं भेजी जाती हैं, गुड्स कंसाइन किया जाता है, वो किया जाता है इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस क्या होता है, मैंने ये बताया आपसे कि कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है, तो इस वाले ब्रांच अकाउंट में जब माल भेजा जाएगा ब्रांच को, तो 100 प्लस 20 रुपया जोड़ दिया जाएगा, अर्थात 120% पर माल भेजा जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में बीजक मूल्यों पर माल भेजने का शाखाओं को हेड ऑफिस का क्या उद्देश्य होता है, पहले हमको ये जानना जरूरी है। ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम ब्रांच है, मान लीजिए मैं ब्रांच हूँ और मेरे पास गुड्स भेजा जा रहा होगा हेड ऑफिस के थ्रू, तो जो भी गुड्स हमको हेड ऑफिस के थ्रू भेजा जा रहा होगा, हमको ये माल किस पर बेचना होता है, हमको उस वस्तु को उसी मूल्य पर माल बेचना होता है जैसा कि डायरेक्शन दिया गया होगा हेड ऑफिस के द्वारा। ठीक है। ब्रांचेस को ये पता नहीं होता है कि ब्रांचेस या हेड ऑफिस कितना रुपया इसमें प्रॉफिट जोड़ के हमको भेजी हुई है। ठीक है ना। इसलिए बीजक मूल्यों के 2 3 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है, जब मुख्य कार्यालय ये चाहता है कि उसकी शाखा के मैनेजर को ये ना पता चले कि उस शाखा के मुख्य कार्यालय को कितना लाभ मिल रहा होता है, तो ऐसी अवस्था में बीजक मूल्यों पर माल भेजा जाता है। दूसरा है, बीजक मूल्य पर माल भेजकर शाखाओं के स्टॉक पर अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। मीन्स बाय सेंडिंग गुड्स ऑन इनवॉइस प्राइस द हेड ऑफिस कैन कंट्रोल ऑन स्टॉक ऑफ ब्रांचेस। दूसरा इसका उद्देश्य है। तीसरा है कि अगर मान लीजिए जो माल भेजा गया, अगर हमारे अधिकारियों को या हमारे ब्रांच के अधिकारियों को पता होगा कि वस्तुएं कितने लागत पर है, उनका लागत कितनी है और उसके सेलिंग प्राइस क्या रखी गई है, कितना परसेंटेज में जुड़ा हुआ है प्रॉफिट का भाग, तो मैनेजर्स अपने हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ फेर बदल करके वस्तुओं को बेच सकते होंगे। ठीक है ना। इसलिए शाखाओं को बीजक मूल्यों पर माल भेजने का जो मुख्य उद्देश्य है, पहला उद्देश्य तो यह है कि ब्रांच के अधिकारियों को यह पता ना चल सके कि वह अर्थात उसकी हेड ऑफिस इस माल पर कितना लाभ ले रही होती है। दूसरा यह है कि स्टॉक पे कंट्रोल करने के लिए, हेड ऑफिस के द्वारा स्टॉक पर कंट्रोल करने के लिए, अच्छा कंट्रोल करने के लिए बीजक मूल्यों पर या इनवॉइस प्राइस पर माल भेजा जाता है। तो ऐसी अवस्था में जब हम एंट्री करते हैं, एंट्री तो सारी की सारी वैसे ही होंगी जैसे आप एंट्री करते हो, लेकिन एंट्री में केवल 2 चीज़ें बढ़ जाती हैं कि जो डिफरेंसेज होता है उनको निकाला जाए। जैसे अगर मान लीजिए ब्रांच को ही पता करना हो कि ब्रांच को कितना लाभ हुआ, तो ब्रांच अपने यहाँ लाभ को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई मेजरिंग रॉड ऐसा नहीं होता है जिससे उसको ये पता चल सके कि लाभ क्या कितना परसेंटेज जुड़ा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में लाभ कैसे निकालेगा ब्रांच। आप देखें, जैसे प्रश्न आपने किया था, आपने ब्रांच के लाभ को निकाल दिया था, लेकिन जब आपके पास 120% में माल भेजा गया है, आप उस 120% पर भेजे गए माल को बाजार में बेचेंगे, तो शाखाओं को ये पता कैसे चल पाएगा कि शाखाओं का प्रॉफिट क्या परसेंटेज निकल रहा है, ये नहीं मालूम पड़ पाएगा हमको। इसलिए जितना भी डिफरेंस होता है उन डिफरेंसेस को हम कैलकुलेट करते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए कि आपने ब्रांच अकाउंट तैयार किया, ब्रांच अकाउंट तैयार करते समय में आप क्या लिखते हैं, एक तो होता है लिखते हैं टू स्टॉक या बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपने लिखा स्टॉक। ठीक है ना। इस स्टॉक में भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जुड़ा होगा क्योंकि ये भी इनवॉइस प्राइस का होगा। दूसरा है कि जो गुड्स भेजा गया
उसमें भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा। तीसरा है तीसरा है स्टॉक जो बचा होगा, उसमें भी आपके पास इतना माल बचा हुआ होगा। मतलब कि जितने तरह के माल आपको दिखाई पड़ेंगे, उस प्रत्येक तरह के माल में जो कि शाखा के पास मौजूद होता है, उसमें ये 20% जुड़ा होगा। तो जरा अपना स्टॉक जो बनाया था आपने ब्रांच अकाउंट को देखिए, जो भी कोई क्वेश्चन आपने किया हुआ हो उसको चेक करिए। डेबिट साइड में देखिए लिखा होगा टू ब्रांच बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है दैट इज फॉर गुड्स। अगर गुड्स का है तो देखिए कि गुड्स मान लीजिए लिखा हुआ है 170 रुपए का या 1,70,000 रुपये लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हम देखेंगे कि उसमें भी पैसा जुड़ा हुआ होगा, जो 20% कह रहा है जोड़ने के लिए कि जो इनवॉइस प्राइस माल भेजा गया है उसमें भी 20% जुड़ा होगा। दूसरा माल है होगा आपके पास जो लिखा है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब जो माल ब्रांच को मिला उसमें भी 20% जुड़ा हुआ होगा। और तीसरा माल आपके सामने होगा स्टॉक ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ब्रांच। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ब्रांच में भी 20% जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा ऐसा भी सकता है जैसे मान लीजिए गुड्स इन ट्रांजिट है, तो गुड्स इन ट्रांजिट होगा तो माल तो भेज दिया गया है, वो लिखोगे आप क्रेडिट साइड में। साथ में डेबिट साइड में आपने जोड़ रखा होगा उसको टू गुड्स एंड टू ब्रांच में जोड़ के, जैसे पिछले कल क्वेश्चन किया था आपने, उसमें 35,000 लिखा हुआ था तो 36,000 लिखा था, जिसमें कि 34,000 का माल भेजा गया था और 2,000 रुपये का गुड्स इन ट्रांजिट था। तो गुड्स इन ट्रांजिट में भी ये चीज होती जरूर है, लेकिन क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट को आप पहले जोड़ चुके होते हैं इसलिए उसको यहाँ से घटाना पड़ेगा। तो करते क्या है कि जो डेबिट साइड में माल है उस डेबिट साइड के सारे माल में से 20% घटाओगे। मीन्स एक तीर बना सकते हो आप, जैसे ये आप डेबिट साइड में जो माल है उसको क्रेडिट साइड में ले आइए, तीर बना के ले आइए। दो जगह है, दोनों जगह उठा के क्रेडिट साइड में ले आइए। जो डिफरेंसेस हैं उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब इस डिफरेंसेस को कैलकुलेट करने का आपके पास एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए लागत मूल्य पर प्रश्न में 2 प्रश्न दिए जाते हैं कि जो बढ़ी हुई कीमतें उसको कैसे निकाला जा सकता है। अगर लागत प्लस लाभ दिया हुआ है, लागत प्लस लाभ मतलब बिक्री मूल्य अर्थात 100 प्लस 20 है ना, इसका मतलब हुआ 120 रुपया। इसका मतलब हुआ आप करेंगे, अगर प्रश्न में ऐसा दिया हुआ परसेंट डिफरेंस निकालने के लिए कि कैसे डिफरेंस निकालोगे, तो डिफरेंस इक्वल टू होता है इनवॉइस प्राइस मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कास्ट अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। मीन्स जैसे मान लीजिए कास्ट लिखा हुआ बीजक मूल्य लिखा हुआ है 1,20,000, गुणे करिए कितना परसेंट जुड़ा हुआ, प्रश्न में कहा 20% जुड़ा हुआ है तो 20/120 कर दोगे आप, ठीक है ना। इससे ये मालूम होगा कि 20/21 कितना हो जाएगा, 20/120 मतलब हुआ 1/6 भाग। तो आप उस कास्ट में उसकी लागत जो भेजा गया इनवॉइस प्राइस उसका 1/6 कर दीजिए, 1/6 कर दीजिए। जैसे 1,20,000 है, 1,20,000 गुणे करिए 20/120 कर दीजिए। तो ऐसे कर दोगे तो आपका निकल जाएगा 1/120, 1/6 निकलेगा या 20/120 निकलेगा। तो कितना आंसर आएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। जाहिर सी बात है, तो 20,000 रुपये उसमें जुड़ा हुआ है। इस 20,000 को डेबिट साइड में क्योंकि माल रखा हुआ है, क्रेडिट साइड में उसका डिफरेंस उठा के लाके आपको रख देना होता है, बस इतना ही करना होता है, ठीक। अगर मान लीजिए लागत पर लाभ का परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे 5% दिया हुआ है तो कितना निकलेगा, इसको रख लेना चाहिए आपको, लग कर लीजिएगा। अगर 5% लागत पर लाभ का परसेंटेज दिया हुआ है तो 5/105 होगा। इसका मतलब हुआ 1/21, 1/21 इसमें जुड़ा हुआ, घटा देंगे इसमें से, ठीक है। अगर मान लीजिए 10% दिया हुआ है तो 10/110 कर देंगे आप, ठीक है ना, तो 1/11 हो गया। ऐसे ही 20% दिया हुआ है तो 20/120 है, 20/120 कर दीजिए तो निकलेगा 1/21। अगर दिया हुआ 30% तो 130/130 ऐसे करके निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/13। या ऐसे 33 एंड 1/3% दिया हुआ है तो 33.33/100 प्लस 33.33 करोगे तो ये हो जाएगा 33.33 या 33.33/100 33.33 ऐसे करके आप निकाल लेते हो, ठीक है ना। अगर लागत पर लाभ का परसेंटेज दिया हुआ है तो इस तरीके से हम उसके भाग को या जो जुड़ा हुआ है लागत में मूल्य उसके वैल्यू को निकाल लेते हैं। जितनी वैल्यू आती है उसे हम डेबिट में, अगर माल का विवरण है तो क्रेडिट साइड में, अगर क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो हम उसे डेबिट साइड में रख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम जैसे पहले प्रश्न किया करते थे, पहले के किए गए सारे के सारे प्रश्नों में आपको ये देखा होगा आपने कि जो सारे प्रश्न हमने पहले किए थे उन सारे प्रश्नों में कहीं पर भी इन मूल्यों का डिफरेंसेस दिखाना नहीं पड़ता था। लेकिन अब हमें
शाखा के लाभ को ज्ञात करने के लिए जब हेड ऑफिस के यहाँ सारा डिटेल पहुंच जाता है तो हेड ऑफिस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, जनरल प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, तो हम जहां जहां पर माल है, मीन्स जहां जहां गुड्स है, एवरीवेयर देयर इज अ गुड्स दैट इज सप्लाइड टू ब्रांच ऑन इनवॉइस प्राइस, वी मस्ट कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ द इनवॉइस प्राइस एंड कैश प्राइस। मीन्स 120 अगर मान लीजिए भेजा गया है तो 20 रुपए को आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। ओपनिंग स्टॉक में होता है, ओपनिंग स्टॉक में भी गुड्स है, तो गुड्स का ओपनिंग स्टॉक अगर है, अगर मान लीजिए 120% पे भेजा गया था, उसको 100 + 20 भेजा गया था, तो आप 20 रुपये को क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई डिफरेंस इन प्राइस ऑफ डिफरेंस इन कास्ट ऑफ स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक। ठीक, दूसरा देखिए लिखा हुआ है टू गुड सप्लाई टू ब्रांच, ये भी अगर 120% में भेजा गया है, 120% पे भेजा गया है, तो क्रेडिट साइड में आप लेके आओगे, लिखेंगे बाय डिफरेंस इन गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। ठीक, दो ही यहाँ मिलना चाहिए, आपको दो मिलेगा। ऐसे ही क्रेडिट साइड में देखिए, क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता है या बाय बैलेंस कैरीड डाउन और लिखा रहता है स्टॉक, तो स्टॉक को भी अगर इसी परसेंटेज से भेजा गया होगा 120% पे, तो हम क्या करेंगे 20% घटाएंगे उस स्टॉक में से और डेबिट साइड में लिख देंगे, लिखेंगे टू डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अब देखिए जो जो डिफरेंसेज यहाँ पर रखे बढ़े थे, जो पैसा बढ़ा हुआ था, इन्फ्लेट था, ईच एंड एवरी स्टॉक, ईच एंड एवरी गुड्स हैज बीन कैलकुलेटेड on the basis of this differences if we are if goods is kept in the debit side and difference is kept in the credit side, if goods is kept in the credit side and the difference is kept in the debit side, as you know मैंने बताया आपसे ऐसा करना होगा। तो ऐसी अवस्था में सारे के सारे गुड्स पर जो इन्फ्लेटेड प्राइस थी वो प्राइस अपने आप नलिफाइड हो जाएगी, अर्थात उसका मूल्य जो डिफरेंस आएगा वो जीरो का डिफरेंस दिखाएगा। देन हम जितना कुछ और लिखना होता है उसको लिख लेते हैं और कैलकुलेट करके जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट निकाल लेते हैं ब्रांचेस की। एकदम से सिंपल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस क्वेश्चन करने में। एक क्वेश्चन ही अगर आप कर लेंगे इस तरीके का, तो आपको जो बीजक प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे वस्तुएं भेजी जा रही होती हैं, उन वस्तुओं के मूल्यों को आप आसानी से उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ देखिए है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, लिखना चाहें तो आप लिखिए। ये है कि एक मर्केंडाइज की कंपनी है, उसकी ब्रांच कहीं पर है, ब्रांच है जब ब्रांच, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं फिर से, थोड़ा लिख भी लीजिएगा। द जनरल मर्केंडाइज लिमिटेड कानपुर हैज अ सेल्स ब्रांच इन इलाहाबाद। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, बिकॉज हम क्वेश्चन को आपके सामने ला नहीं सकते अभी, मैं पढ़ के बताऊंगा, आप लिखते चले जाइए, उस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से। द जनरल मर्केंडाइज या मर्चेंट has Kanpur limited, sorry, the General Merchants Limited Kanpur has a sales branch in Allahabad and charges all goods sent to branch and charges all goods sent to branch at cost price plus 33 1/3%, कास्ट प्लस 33.33% या 33 1/3%। मतलब जो माल भेजा जा रहा है ब्रांच को, वो कास्ट प्राइस में 33.33 या 33.33% जोड़ के भेजा जा रहा है। ठीक है, ऑल कैश received by the branch, all cash received by the branch is to be paid daily. All cash received by the branch is to be paid daily to the head office account in the bank. मतलब जितने भी कैश मिलते हैं ब्रांचेस को, उसे हेड ऑफिस के खाते में प्रतिदिन जमा कर दिया जाता है। एंड द नेसेसरी एडवाइस सेंड टू द हेड ऑफिस। इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन के लिए, इनवाइस भेजे ना भेजे, जब बैंक के खाते में मतलब हेड ऑफिस खाते में पैसा चला गया तो इनवाइस भेजने की आवश्यकता भी नहीं है, क्वेश्चन के लिए आवश्यकता नहीं है फिलहाल, और बिजनेस टर्म्स के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रांच इज टू इफेक्ट, द ब्रांच इज टू
affect very little credit sales. ब्रांचेस बहुत थोड़ा सा उधार विक्रय करती हैं. The branch is to effect every little credit sales. From the information given, prepare branch account for the year under all four methods. Under all four methods. कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड बनाना आपको इनवॉइस प्राइस मेथड. सेकेंड इज कॉस्ट प्राइस मेथड. थर्ड इज डबल कॉलम मेथड एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड. ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे. क्या क्या है इसमें? पहला है स्टॉक ऑन 1 जनवरी. यहाँ 3 कॉलम बनाना आपको. एक बनाना है 2002 और 2003, मतलब ईयर 2002 और 2003. इसके अलावा पार्टिकुलर्स लिखना आपको. ठीक है, तो 2002 और 3 के लिए बनाना है. फिलहाल प्रश्न में बहुत लंबा सा प्रश्न है ये. इन सारे प्रश्नों को देखिए. स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2002 में लिखिएगा 12,000 और 2003 में स्टॉक नहीं है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है. फिर है डेटर्स ऑन 1 जनवरी 12,000 2002 में. 3 में डेटर्स नहीं लिखना है. गुड्स सेंट टू ब्रांच 2002 में 80,000 और 2003 में 60,000. फिर है कैश टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस. है इसमें रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है 3,200 2002 में. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 2002 में है 3,200 और 2003 में है 2,000 या 2,000. फिर है सैलरीज एंड वेजेस 4,800 2002 में और 3 में नील है. नेक्स्ट है कैश सेंट टू हेड ऑफिस. 2002 में 1,23,200 1,23,200 2002 में है. और 3 में है 1,00,800 मतलब 1,08,000 1,08,000. नेक्स्ट इज स्टॉक ऑन 31 दिसंबर. 2002 में है 14,800 एंड 2003 में है 3,000. फिर है डेटर्स ऑन 31 दिसंबर. डेटर्स दिया क्लोजिंग 1,600 एंड 6,000 1,600 एंड 6,000. नेक्स्ट है 31 दिसंबर फर्नीचर परचेज बाय ब्रांच. 31 दिसंबर फर्नीचर परचेज बाय ब्रांच. ब्रांच के द्वारा फर्नीचर का क्रय किया गया दिसंबर 31 को किया गया है विथ द परमिशन ऑफ हेड ऑफिस. हेड ऑफिस की परमिट से दिसंबर 31 को फर्नीचर खरीदा गया. यह है 2002 में या 2002 में 800 है और 2003 में 1,000 है. ठीक है, 800 एंड 1,000. डिप्रिशिएट फर्नीचर टू 10% पर एनम. डेप्रिशिएट फर्नीचर टू 10% पर एनम. प्रतिवर्ष आपको फर्नीचर पर 10% का
ह्रास निकालना है या डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार जल्दी जल्दी। स्टॉक ऑन जनवरी 1 2002 में 12,000, 3 में नील है। डेटर्स ऑन 1 जनवरी 1500 है 2002 में, 2003 में नील है। गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000 2002 में और 60,000 3 में। कैश टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस ये लिखा हुआ है अलग अलग है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पहला है 3200, 3,200 और 2003 में 2,000। सैलरीज एंड वेजेस दिया हुआ है 4,800 2002 में और 3 में नील है। फिर है कैश सेंट टू हेड ऑफिस ये लिया हुआ है 1,23,200 या 1,23,200 2002 में और 3 में है 1,08,000। नेक्स्ट है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2002 में है 14,800 एंड 3,000 है 2003 में। डेटर्स ऑन 31 दिसंबर 1,600 है 2002 में और 2003 में है 6,000। फिर है दिसंबर 31 फर्नीचर परचेज बाय ब्रांच विद द परमिशन ऑफ हेड ऑफिस ये लिखा हुआ 800 एंड 1,000। 800 है 2002 में और 3 में है 1,000। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डेप्रिशिएट फर्नीचर टू 10% पर एनम आपको 10% प्रति वर्ष के हिसाब से फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। ठीक, अब आपको क्योंकि यहाँ 4 तरह के दिया हुआ चारों मेथड से क्वेश्चन कर दीजिए तो एक ही मेथड आप समझिए या एक मेथड समझ लीजिए, आपको सारे मेथड अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे लिखिए बनाइए क्वेश्चन, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में 2 साइड बना लीजिए। ले चले जाए बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड अब आपको बनाना है ब्रांच अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में दिया था इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट, इसलिए आप इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर 2002 हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, 2002 के लिए हम इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट तैयार करने जा रहे हैं। तो जो डेबिट साइड में आपको अमाउंट लिखने होते हैं वो लिखिए पहले। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रश्न में यहाँ पे देखिए हमको डेटर्स के अलावा हमें डेटर्स का कैलकुलेट करना पड़ा। यहाँ पे डेटर्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न में केवल ये कहा हुआ है द ब्रांच इज टू इफेक्ट वेरी लिटिल क्रेडिट सेल्स, बहुत ही कम क्रेडिट सेल करती है, लेकिन क्रेडिट सेल का यहाँ पर कोई मुझे लगता है कोई अमाउंट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो हमें बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। और क्योंकि प्रश्न में आपको ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है, इसलिए और भी हमें कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन करने में नहीं होगी। चलिए देखिए, आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या क्या चीज़ें होंगी बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे अगर आप, तो क्या क्या चीज़ें आप डालना है इसमें। यहाँ पे एक तो ओपनिंग स्टॉक डालना होगा और दूसरा डालना होगा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है ना, तो लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कोलन करिए, फिर लिखिए स्टॉक अमाउंट है इसका 2002 में 12,000 या 12,000 और डेटर्स का अमाउंट है 1,500। ठीक है, ठीक। दूसरा है आप लिखोगे गुड सप्लाई टू ब्रांच, जैसा कि प्रोफार्मा बताया गया था कि गुड सप्लाई टू ब्रांच 2 नंबर पे लिखोगे आप, लिखेंगे टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। इसमें अमाउंट दिया हुआ है 80,000 का, 80,000 का। ठीक है ना, 80,000 आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट 80,000। क्लियर। फिर तीसरा चीज लिखते हो आप जो खर्चे के लिए पैसा मिलता है ब्रांचेस को, उसको लिखा जाता है डेबिट साइड में लिखिए टू कैश अकाउंट और उसके बाद 2 आइटम लिखने हैं रेंट 3,200 3,200 एंड सैलरी लिखना है 4,800। चाहे तो आप इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हो डायरेक्टली अमाउंट कॉलम में, और नहीं तो इनर कॉलम में लिखिए इसको 3,200 और 4,800 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये अमाउंट होगा 8,000। ठीक है, 8,000 रुपए यहाँ लिख दिया आपने। फिर है देखिए डेबिट साइड में और कोई खर्च नहीं आता है, कोई खर्च दिया ही नहीं है तो आप लिखोगे नहीं। गुड्स इन ट्रांजिट वगैरह की यहाँ बात करी नहीं गई है और किसी तरह की चीजों की बात नहीं करी गई। ठीक है ना, तो डेबिट साइड में स्टॉक और डेटर्स लिखा, गुड सप्लाई टू ब्रांच लिखा और कैश रिसीव्ड या कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस लिख दिया आपने। अब आइए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में क्या लिखना हुआ आपको लिखना है यहाँ पे कितना रुपया कैश भेजा गया है। कैश कितना रुपया भेजा गया है प्रश्न में देखिए 1,23,200 1,23,200 रुपये प्रश्न में दिया हुआ है और यहाँ पर ब्रांचेस के द्वारा डेटर से मिला हुआ पैसा और कहीं से नहीं दिखाया गया है, इसलिए ये मान लिया गया है कि डेटर्स ने जो पैसा दिया वो इसी 1,23,200 में शामिल है। इवन इन द क्वेश्चन इट इज सेड दैट branch is making very little credit sales, therefore we are not going to calculate debtors
because debtors is given, opening debtors is given also there, closing debtors is also there, तो हमें जरूरत नहीं पड़े निकालने की इसको, ठीक है। और क्रेडिट सेल्स यहाँ प्रश्न में कहीं दिया नहीं हुआ है, तो फायदा भी नहीं बनाने का रहा हमारे सामने, क्योंकि और कोई अमाउंट यहाँ आएगा नहीं। तो ये मान लिया गया, इट इज एज्यूम दैट द अमाउंट ऑफ फर्नीचर, sorry, the amount of credit sale is not given in the question, and the amount that is received by the debtors is included in the amount of cash sent to branch, that is 1,23,200। ये प्रश्न में दिया हुआ आपके सामने 1,23,200, ठीक है। लिखा कैश सेंट टू हेड ऑफिस। नेक्स्ट है ब्रांच स्टॉक। देखिए 2002 में ब्रांच के पास व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक, दैट इज 14,800, तो इसको भी आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर है ब्रांच के क्लोजिंग डेटर्स भी दिए हुए हैं आपको, तो चाहे तो आप बैलेंस बाय बैलेंस बीडी करके स्टॉक और डेटर्स और दुनिया भर के चीजों लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट 1,600, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए ब्रांच ने फर्नीचर खरीदा हुआ है, तो जो फर्नीचर ब्रांच ने खरीदा हुआ है वो पैसा, क्योंकि जो इनको पैसा मिला कैश मिला होगा उसी कैश से मिला होगा, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, बाई ब्रांच फर्नीचर अकाउंट लिख देंगे 800 रुपीज क्रेडिट साइड में, ठीक है। और ये 2002 का है, 2002 का खाता बना रहे हो, इसलिए क्योंकि फर्नीचर को जो खरीदा गया था, लिखा December 31 फर्नीचर परचेज बाई ब्रांच विद द परमिशन ऑफ हेड ऑफिस। 31 दिसंबर को यह फर्नीचर खरीद रहे हो, इसलिए यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 2002 वाले कॉलम में, ठीक। तो आपने क्या किया कि ब्रांच क्या क्रेडिट साइड का कैश लिखा, बाई कैश 1,23,200। दूसरा लिखा बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट 14,800 रुपया लिख दोगे आप चाहे तो यहाँ पे। फिर ब्रांच डेटर्स लिखा आपने 1,600। फिर ब्रांच फर्नीचर लिख दिया 800 का खरीदा गया 2002 में। अब देखिए ऐसा कोई आइटम नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसे हमें ब्रांच अकाउंट में लिखना है। अब क्या करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस मेथड पे करना है, और इसमें इनवॉइस प्राइस में 33.33% जुड़ा हुआ है कॉस्ट प्राइस में, तो हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंसेस निकालने हैं। डिफरेंस क्या निकालना होगा, देखिए डेबिट साइड में आप स्टॉक में स्टॉक लिखा हुआ है 12,000, तो 12,000 लीजिए। इस 12,000 में 33.33% जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, करोगे आप कैलकुलेशन 12,000 लिखिए, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 33.33 या 33.33 अपॉन 100 प्लस 33.33, ठीक है ना। तो देखिए अगर 33.33 अपॉन 133.33 है, तो इसका जो रेशियो निकलेगा वो होगा 1/4, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसको याद कर लेना चाहिए कितना निकलता है, ये 1/4 निकला ये। इसका मतलब हुआ कि 12,000 गुणे या 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ये बटे 4 कर दीजिए उसका, तो निकलेगा 3,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ इस हमारे स्टॉक में 12,000 के स्टॉक में 1/4 मूल्य जुड़ा हुआ है लाभ का। तो आप क्या करिए, क्रेडिट साइड में आइए, लिखिए बाई डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ब्रांच ओपनिंग स्टॉक, या ब्रांच स्टॉक लिखेंगे, अपने आप ओपनिंग स्टॉक का क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक ही हो गया है, ठीक है। तो उसका डिफरेंस उठाइए, 1/4 कितना होगा, 12,000 का 3,000 होगा, तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई डिफरेंस द वैल्यू ऑफ ब्रांच स्टॉक 3,000। कोई समस्या है यहाँ बताइए। फिर देखिए यहाँ स्टार लगा लीजिए, कहाँ कहाँ है, स्टॉक पे स्टार लगा लो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में गुड सप्लाई टू ब्रांच पे निकालते स्टार लगा लीजिए, जिससे ये ना छूटे क्वेश्चन करते समय इम्तिहान में, ये कई बार छूट जाता है तो वो छूटने ना पाए, ठीक है, इसलिए स्टार लगाइए। जिन जिन स्टार लगा रखा उसी उसका डिफरेंस निकाल दीजिए। अब देखिए गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट लिखा हुआ 80,000, इस 80,000 में भी 1/3 1/4 जुड़ा हुआ है लाभ का, तो क्या करिए 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 33.33 अपॉन 100 प्लस 33.33 और 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 कर दीजिए, ठीक है, 1/4 निकाल दीजिए, तो ये 20,000 निकलेगा। तो क्रेडिट साइड में फिर लिखेंगे आप बाई गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट 20,000, ठीक है। अब आइए क्रेडिट साइड में देखिए, यहाँ पे डेबिट साइड में कहीं और कोई माल से संबंधित कोई चीज नहीं रखी हुई है। अब आप क्रेडिट साइड में आइए, क्रेडिट साइड में केवल एक जगह लिखा हुआ है बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये है 14,800 14,800, तो आप इस 14,800 को में भी जुड़ा होगा 33.33%, तो करिए 14,800 गुणे 33.33 अपॉन 100 प्लस 33.33, तो इस तरह से आप निकालोगे, ये निकलेगा
ब्रांच डेटस स्टॉक अकाउंट 14,800 को निकालेंगे तो ये निकलेगा 3,700 या 3,700 निकल जाएगा, ठीक है ना। इस 3 क्योंकि क्रेडिट साइड में है इसलिए इसके डिफरेंस को आपको ले आना है डेबिट साइड में। तो लिखिएगा टू डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये अमाउंट निकलेगा 3,700 का, मतलब 14,800 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 तो निकलेगा ये 3,700, ठीक है ना। तो डेबिट साइड में 3,700 लिखिए, इसमें डालेंगे आप, लिखेंगे टू डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ब्रांच स्टॉक, इस तरह निकाल दिया आपने। अब देखिए हमारे पास कोई भी आइटम अब बचा नहीं, सबका मैंने एडजस्टमेंट भी कर दिया, सारे खर्चों को हमने वहां उठा के रख दिया। अब आप इस ब्रांच के प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, क्रेडिट साइड आप जोड़ेंगे तो होगा 1,63,400 या 1,63,400, ठीक है, जो कि देख लीजिएगा, कोई गलती भी हो सकती है क्योंकि ये किताबों में जोड़ के रखा हुआ, हम उस तरह बता दे रहे हैं आपको, वैसे हम जोड़े नहीं है इसको, सही किताबें से। फिर आइए डेबिट साइड में जोड़िए, 12,000, 1,500, 80,000, 8,000, 3,700 इनको जोड़ लीजिए और इनको जोड़ने के पश्चात जो अमाउंट आता है उसे 1,63,400 से लेस कर दीजिए, तो आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अमाउंट हो रहा है 58,200, ठीक है ना। इसको लिख के और इसको लिख के बस क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 58,200, 58,200 या तो इनको जोड़ेंगे, ये भी 1,63,400 क्वेश्चन हो गया, हमारा आंसर पूरा हो गया। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना रहता है कि जब हम इनवॉइस प्राइस पर क्वेश्चन बनाते हैं तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 30%, कॉस्ट प्लस 10%, कॉस्ट प्लस 5%, तो इस तरह से हम इसको 5/105, 20/120, 33.33/100, 133.33 या जो भी दिया हुआ है ऐसे परसेंटेज निकाल लिया करते हैं और इसको निकाल के उसको हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकला, आप उसको उतना अमाउंट वहां से कम कर दीजिए, बस काम खत्म। और जिस तरफ वो रखा हुआ है, जिस तरफ गुड्स है, माल है, उस माल के अपोजिट साइड ले आइए। जैसे आपने यहाँ क्या किया था, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में होता है, तो आपने डेबिट साइड के डिफरेंस को क्रेडिट में रखा। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच डेबिट साइड में होता है, तो उसके डिफरेंस को आपने रख दिया क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आइए, केवल हमारे पास क्या होता है, वहां पे एक स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि क्रेडिट साइड में है इसलिए उसका डिफरेंस ला के रखेंगे आप डेबिट साइड में, ठीक है ना। और आप जैसे पहले ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन करते थे वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई समस्या है किसी को? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन ही हो गया, ये हुआ इनवॉइस प्राइस मेथड के हिसाब से। अगर मान लीजिए क्वेश्चन को कहता है कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, जब हमें कॉस्ट प्राइस के हिसाब से करना होता है तो जहां पे आपने लिखा हुआ, इसी क्वेश्चन को देखिए आप, लिखा हुआ स्टॉक 12,000, ठीक है, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 9,000 हो जाएगी, 3 घटा देंगे। ऐसे गुड सप्लाई टू ब्रांच जहां लिखा 80,000, उस 80 की जगह पे 60,000 रुपये लिख दोगे आप, इसे ही। और क्रेडिट साइड में आइए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट 14,800 लिखा हुआ है, 14,800 लिखा है, इसका 3,700 घटा दीजिएगा, जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो कुछ भी और आ रहा है वो सब का सब वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल परिवर्तन इतना सा होता है। तो इस तरीके से आप ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनाया, ऐसे ही ब्रांच अकाउंट आपने बना दिया कॉस्ट प्राइस पे। अगर डबल कॉलम कहता है, कॉलमर फॉर्म में कहता है, तो एक कॉलम में आप बनाओगे कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, दूसरे कॉलम में लिख दीजिएगा इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस वाले में कोई डिफरेंस नहीं करना है, अमाउंट वही लिखना है जो घटाने के बाद आता है, और इनवॉइस प्राइस वाले कॉलम में लिखोगे जो सब आपने पहला क्वेश्चन किया और डिफरेंस निकाल के वहां मार दीजिए। एक में डिफरेंस लिखोगे, एक में डिफरेंस नहीं लिखोगे, ऐसे करके आपके तीसरे तरीके बन गए। एक हो गया इनवॉइस प्राइस मेथड, दूसरा हो गया कॉलम मेथड, तीसरा बता दें मैंने आपको कैश प्राइस मेथड। तो ऐसे क्वेश्चन को हम तीनों तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रश्न में ये भी कहा हुआ है फॉर 2003 आप ब्रांच अकाउंट तैयार करिए, ठीक है ना। इसको बनाना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड से बनाना है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड से बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जैसे आपने बनाया था अभी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट तैयार किया, आपने सारे अमाउंट लिख दिए, जैसे जैसे लिखा हो लिख दीजिए पूरा का पूरा, ठीक है ना। यहाँ डिफरेंस मत लिखिए,
इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए, ग्रास प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए और क्रेडिट साइड में उसको ले आइए, क्रेडिट डेबिट में ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद वो क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो डिफरेंसेज होते हैं उसके लिए अलग से डिफरेंसेज वाले कॉलम को क्रिएट कर लीजिए, डेबिट का डिफरेंस क्रेडिट में, क्रेडिट का डिफरेंस डेबिट में कर दीजिए और नेट प्रॉफिट से एडजस्ट कर दीजिए, अपने आप एडजस्टमेंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ऐसे तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इसको करिएगा, एग्जाम में मोस्टली आता है, बीजक मूल्य विधि ही क्वेश्चन में हमेशा आता है, ठीक है ना। इसको तैयार करिए। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझे क्वेश्चन फंसने के पश्चात आप मुझे फ़ोन करिएगा, मैं बता दूंगा आपको, या क्वेश्चन लिख भी दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे इसको तैयार करा दूंगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो गए कि जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, ठीक है ना। फिर जो नेक्स्ट आता है वो होता है अंतिम खाता विधि या फाइनल अकाउंट मेथड। इसे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग इसी टाइम पे कल भी तैयार रहिएगा। जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं किसी कारणवश, शायद किसी के पास नेट ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको भी हम दूर करेंगे। कॉलेज खुल जाएगा, बीच में क्वेश्चन बता देंगे, या क्वेश्चन अपने आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं इंडिविजुअली आप लोगों को क्वेश्चन करके भेज दिया करूँगा। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग कल मिलते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हेलो, हाँ समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। गैलरिया वाला कहाँ गया? स्क्रीन शॉट पेपर में भी आ रहा था 14-15 तक आई नहीं था, 14-15 तक आई नहीं, फिर आई बाद में। मैंने उनसे दिन आई है, जिस दिन आई तो एक पैसे ले जाए, बोले फोन कर दो, सुबह ही गए थे एटीएम से पैसे निकालने, तो अपना से आजकल में ले जाता है। पास मांगने क्या कोई 5 रुपये आ गए, मेरे से पास लगा सकता, मैं चेंज किया।